नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल में। दोस्तों, हम नेशनल मूवमेंट सेक्शन शुरू किए हुए थे और नेशनल मूवमेंट में हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे और ये आज हमारा उस श्रृंखला का चौथा लेक्चर है। तो जिन सभी ने उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसको देखे बिना थोड़ा इनकम्प्लीट सा रहेगा। या आप सब लाइव देख रहे हैं तो इसको देख सकते हैं, बाद में उसको ज़रूर देख के कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हम कोशिश करते हैं कि नेशनल मूवमेंट वाला सेक्शन ख़त्म कर दिया जाए, और अगर बचा भी रह जाता है थोड़ा बहुत तो हम इसको जो है अगले लेक्चर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के साथ साथ कांग्रेस सेशन के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा नहीं बचेगा अगर बचता है तो। ठीक है, चलिए आज शुरुआत करते हैं। नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत काम देगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट आज पढ़ाना है और पिछली लेक्चर में हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ाया था। तो आज हम उसके आगे से शुरू करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हमने यहीं पे पढ़ा दिया, आपको अलग नहीं पढ़ाया, क्योंकि हमारा इंटेंशन था कि आप उसको जानते रहें कि बेसिकली ये कांग्रेस के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी। कांग्रेस एक, मैंने आपको बताया है या बाद में बताऊंगा, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सभी कोई था। तो अभी इतना ही जानिए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है वो 1934 में पटना में इस्टेब्लिश हुई थी। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण, जिनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता था, इसके मुख्य सचिव थे। ठीक है, कांग्रेस का मोटिव क्या था उस टाइम पे? कम्युनिस्ट पार्टी जो है, कम्युनिज्म काफ़ी ज़्यादा छा रहा था पूरे विश्व पे और यूथ को काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो इनका एम था कि कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने से रोकने के लिए जो है यूथ को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना। काफ़ी हद तक सोशलिस्ट और कम्युनिज्म का जो डिग्री हटा दीजिए तो एम इक्वलिटी पे ही होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डिफरेंस बताइएगा। ठीक है, इसके जो मेंबर्स थे और अशोक मेहता थे, अच्युत पटवर्धन थे, पुरुषोत्तम दास, यूसुफ मेहर अली और गंगा शरण आदि थे। ठीक है, यूसुफ मेहर अली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है तो आप लोग बताइएगा। भारत छोड़ो किसने शुरू किया था, ये सब मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के, क्योंकि ये न्यूज़पेपर का और करंट का काफ़ी ज़्यादा चर्चित विषय रहा है इस समय, खासकर 1-1.5 साल पहले। तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, फिर 1936 में बॉम्बे मैनिफेस्टो जो है साइन किया गया इंडस्ट्रियलिस्ट के कारण द्वारा। ये मैंने क्वेश्चन जो है आपसे ऑलरेडी पूछा है कि बॉम्बे मैनिफेस्टो किससे रिलेटेड है। ये सोशलिस्ट आइडियल्स के अगेंस्ट है और जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है लखनऊ सेशन में जो है अपने आप को समाजवाद, सोशलिज्म में मतलब फेथ जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था, और सोशलिज्म उस टाइम काफ़ी बढ़ रहा था तो वो उनके अगेंस्ट था। ठीक है, फिर इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपको एक्ट्स में अलग से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके प्रोविजंस को। तो उसके द्वारा जो प्रोविजंस आए उसमें एक इलेक्शन का प्रावधान था, जिसके कारण जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है फॉर्म हुई। इलेक्शन हुआ, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई। ठीक है, इसमें कांग्रेस जो है बहुमत मेजॉरिटी जो है 5 स्टेट में सीधे सीधे पाई। ठीक है, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, भारत और यूनाइटेड प्रोविंस और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे इसने जो है सीधे सीधे मेजॉरिटी को पाया। उसके बाद जो है बॉम्बे, असम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब बॉम्बे में तो लगभग मेजॉरिटी पा गए थे, लेकिन बाद में चल के इन 3 प्रोविंस पे भी जो है उन्होंने गवर्नमेंट बनाया। 11 प्रोविंस में केवल 8 मतलब 3 प्रोविंस ऐसे थे, 11 में 8 में सरकार बनाया और 3 प्रोविंस ऐसे थे जिनमें सरकार नहीं बनाया। उसको आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। बंगाल, पंजाब, सिंध। बंगाल देखिए, आप लोगों को लगता होगा कि सारा नेशनल मूवमेंट वहीं से शुरू हुआ तो वहाँ कांग्रेस तो होगी, ऐसा नहीं है, कांग्रेस वहाँ नहीं थी। बंगाल, पंजाब, सिंध, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी और कृषक प्रजा पार्टी वहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी। इतना नहीं जानने की ज़रूरत है, बस अभी वहीं 3 चीज़ जानिएगा। सिंध में मुस्लिम जो है काफ़ी हद तक चरमपंथी उपज गया था उस टाइम पे। कांग्रेस जो है काफ़ी, अब मैं मद्रास में ये सी राजगोपालाचारी के अंडर, बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा और उड़ीसा में बी एन दास, मध्य प्रांत में बी एन खरे थे। मैं बता दे रहा हूँ, उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लोग जो है वहाँ पे अपने जो मुख्य जिसको कहा जाता है उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर नहीं बोलते थे इनको। ठीक है, तो इतना दिमाग में रख लीजिएगा, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कुछ इशूज़ हुए, गवर्नमेंट ने जो है
इंडिया को जो है वर्ल्ड वार शुरू होने के बाद जो इंडिया को बिना इनसे कंसेंट लिए जो है इन्वॉल्व कर दिया, जिस कारण जो है इन्होंने रिजाइन दे दिया। कितने मंथ बाद जो है 28 मंथ बाद। 28 मंथ, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कितने मंथ बाद जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन मारा था, तो उसका आंसर होगा 28 मंथ बाद। ठीक है, जिस कारण जो है ये बाहर आए, 22 अक्टूबर को बाहर आ गए थे और 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना ने डिलीवरेंस डे मनाया। डिलीवरेंस डे 22 दिसंबर को मनाया। ठीक है, जिन्ना के साथ साथ इसमें अंबेडकर ने भी सेलिब्रेट किया था। इसको मुक्ति दिवस कहा, मतलब जिसको कि डिलीवरेंस डे मतलब हिंदी में मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस कहा जाता है। ठीक है, तो यही कारण था, मंत्रियों ने बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कुछ काम किया था अपने अपने एरियाज में, अपने अपने प्रोविंसेस में। ठीक है, इन्होंने अपना वेतन कम करके 500 रुपये पर मंथ कर दिया था और हमेशा द्वितीय तृतीय श्रेणी से ही यात्रा करते थे रेलवे में। और मतलब नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी काफ़ी प्रशंसनीय काम किए थे। मतलब आप समझ लीजिए ग्रामीण उद्योग में उत्थान, मतलब बुनियादी सुरक्षा, एजुकेशन, जनजातीय और ट्राइबल एरिया के जो वेलफेयर हो गया, जेल रिफॉर्म, इन सब के लिए मतलब मैंने आपको बताया था कि अनटचेबिलिटी जब पढ़ा रहा था उस टाइम पे सी राजगोपालाचारी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कुछ काम किया था, तो वो सब की चीज़ों के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा काम किया था। ठीक है, वही कॉन्स्ट्रक्टिव गवर्नमेंट जो है, कंस्ट्रक्टिव वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यही हुआ जब वो अपना रिजाइन कर दिए तो ग्रास जो रूट लेवल से इनका काम जो है छूट गया। उसी टाइम पे मुस्लिम लीग ने उसका फ़ायदा उठाया और लोगों के बीच में जा जाकर जो है कम्युनलिज्म को पनपा दिया। अभी तक क्या हो, कम्युनलिज्म केवल लखनऊ में बैठ के ईस्ट वेस्ट को अलग करने की बात होती थी, लेकिन अब ये जो था इसका जहर था जो वो अब लोगों के बीच में फैलने लगा था। ठीक है, फिर इसी में दो चीज़ों की बात करता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट जब भी शुरू करेंगे तो उसके पहले हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन जो है कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेशन में अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी देख लीजिएगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट हरिपुरा में बने। सबसे पहले हरिपुरा हुआ था, फिर त्रिपुरी में हुआ था। HT कैसे भी याद कर लीजिए कोई कोड बना के आप लोग। पहले हरिपुरा में जो है, हरिपुरा गुजरात में, वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष बने बिना किसी विरोध के। 1939 में त्रिपुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के व्यक्तिगत जो कैंडिडेट थे, पर्सनल कैंडिडेट थे, पट्टभी सीतारमैया, उनको हराया और लगातार दूसरी बार जो है अध्यक्ष बने। वो बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि गांधी जी का बोलबाला था। गांधी जी के पर्सनल कैंडिडेट का मतलब ये है कि आप गांधी जी को ही एक तरीके से हराए हो प्रेसिडेंटशिप में। गांधी जी ने यहाँ पे उसको अपनी पर्सनल हार के तौर पे एक्सेप्ट किया था। ठीक है, फिर जो है कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में जब बात उठी, कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी के मतलब उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसको ऑर्गेनाइज करने की, उसके प्रोग्राम लिखने की, तो उस पर जो है गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में क्लैश हो गया। सुभाष चंद्र बोस बेसिकली चाहते थे कि कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है अपॉइंट जो है गांधी जी कर सकते हैं, उसमें गांधी जी का रोल चाहते थे। लेकिन जब उसकी प्रोग्राम की बात आती है, उसके बहुत सी चीज़ों की बात आती है, उसके पॉलिसी, उसके विजन की बात आती थी, तो चाहते थे उनका इंटरफियर कम हो और इस चीज़ में सुभाष चंद्र बोस का इंटरफियरेंस ज़्यादा हो। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा जब क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ाऊंगा तो उस टाइम के आसपास में आपको अभी बताऊंगा कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का जब वार शुरू हुआ तो वो एटीट्यूड क्या था, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस था उनके व्यक्तिगत विचारों में। फिर क्या हुआ कि गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस एग्जीक्यूटिव कमेटी के फॉर्मेशन को लेकर जब विवाद हुआ तो वो उन्होंने रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन किया तो उसके बाद कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनाया गया? वो राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र, जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से प्रेसिडेंट के तौर पे रिजाइन किया तो त्रिपुरी से, तो उसके अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक जो है बनाया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आगे चल के जो है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक अप्रोच रखते थे। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कितना हद तक व्यवहारिक अप्रोच था। और ये लेफ्ट आइडियल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। सोशलिज्म उस टाइम तो लेफ्टिस्ट बोलते थे सोशलिस्ट को। सोशलिस्ट आइडियल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। जवाहरलाल नेहरू भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है,
चलिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है युद्ध स्टार्ट हो जाता है। युद्ध जब स्टार्ट हो जाता है तो 1939 में सितंबर में जर्मनी पोलैंड पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो उस टाइम 3 सितंबर को वायस राय जो है बिना मंत्रिमंडल के अनुशंसा से या उनसे बात करते हुए जो है, बात किए हुए, किसी तरीके की इन्फॉर्म किए बिना जो है भारत को इसमें शामिल कर लिया। तो इसमें जो है 3-4 व्यू आए कि भाई शामिल तो कर लिया लेकिन हमसे पूछा नहीं, ठीक है, लेकिन अब कुछ चीज़ों की जवाब मांगा उन्होंने और कुछ एटीट्यूड थे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के। उसमें एक गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, नेहरू थे। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी चाहते थे फुल और कोऑपरेशन करना चाहते थे इंग्लैंड से, बस इंग्लैंड से एक चाहते थे कि भारत के संवैधानिक निर्माण की ओर उन एक आश्वासन देने की, मतलब चाहते थे कि कैसे इंडिया अपने डोमिनियन स्टेटस या सेल्फ गवर्नमेंट की ओर कैसे अग्रसर होगा। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि यहाँ पे कोई कोऑपरेशन नहीं होना चाहिए। वो चाहते थे कि इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ब्रिटिश एम्पायर जर्मनी के साथ वहाँ पे लगा हुआ है युद्ध में, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें और उसका एक फ़ायदा उठाएं। ये प्रैग्मैटिक अप्रोच था। नेहरू जी कुछ नहीं चाहते थे, न चाहते थे सपोर्ट करें, न चाहते थे एडवांटेज लें। उनको समझ में नहीं आ रहा था, वो कंफ्यूज थे, वो समझ लो बीच वाले थे। तो गांधी जी चाहते थे कोऑपरेट करो, सुभाष चंद्र बोस चाहते थे उसका फ़ायदा उठाओ, नेहरू चाहते थे कि हम ना तो सपोर्ट करें ना तो अपोज करें, ठीक है। इन तीनों लोगों का व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहीं से समझ सकते हैं गांधी जी उस टाइम पे क्या करना चाहते, सुभाष चंद्र बोस क्या करना चाहते थे और कैसे क्लैशेस उन दोनों के बीच में हुए होंगे जब आइडियलिज्म और कैरेक्टरिस्टिक तो किसी प्रोग्राम को लेकर जो है एटीट्यूड ही एकदम टोटली अपोज है, तो हर जगह पे लड़ाई मतलब क्लैश होता ही होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि डिलीवरेंस डे 22 दिसंबर 1939 को इसी के बात पे लेकर जो है कांग्रेस मिनिस्ट्री भी बाहर आ गई, क्योंकि वहाँ से कोई जवाब नहीं मिला ब्रिटिश एम्पायर से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। जब कांग्रेस बाहर आ गई, मैंने बताया कि जो कि लोकल गवर्नमेंट थी वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे जो है एक तो बेसिकली कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ का जो था ग्रास रूट लेवल पे कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा था, जिससे एक मतलब नेशन इन मेकिंग जिसको कह सकते हैं, वो चीज़ें छूट गई और मुस्लिम लीग ने उसको फ़ायदा उठाया और ग्रास रूट लेवल पे उन्होंने काफ़ी दुष्प्रचार किया। बहुत सी चीज़ें उन्होंने दिखाई, अब वो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। बहुत सी चीज़ें दिखाई कि जो है मुस्लिम्स के अगेंस्ट कांग्रेस ये कर रही है, वो कर रही है। यहाँ तक कि नेहरू ने कहा कि अब कमेटी अपॉइंट कर लो भाई, आप कमेटी अपॉइंट करके खुद जो है चेक करो लीपापोती, लेकिन करके जो है मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं कोई अपॉइंट नहीं करेंगे, बस सीधे सीधे एलिगेशन की बात हुई और वहाँ पे चरमपंथी जिसको कम्युनलिज्म जो एक्सट्रीमिज़म जिसको कहते हैं वो एटीट्यूड डेवलप कर दिया। अब मुस्लिम लीग का सपोर्ट मास भी करने लगी, ठीक है। और उसके साथ साथ जब कांग्रेस जब बाहर आई सेशन से, तो एक तरीके से इसका टेक्निकल दुष्प्रभाव ये था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस की बात आती थी तो एक तरीके से मुस्लिम लीग को उसका वीटो पावर मिल गया। मतलब मुस्लिम लीग अगर चाहती थी कोई चीज़ आगे बढ़े तभी बढ़ती थी, नहीं चाहती थी तो नहीं बढ़ती थी। अभी देखिएगा बहुत सी चीज़ें आई, बहुत सी ऑफर्स आए, उसमें मुस्लिम लीग ने को एक तरीके से कांग्रेस के साथ पैरिटी पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ला दिया था और ऐसा फील कराते थे कि कांग्रेस हिंदू की पार्टी है, मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम की पार्टी है, ठीक है। तो यही है, इसका दुष्प्रभाव एक यही था, कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया तो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ वीटो पावर जो है मुस्लिम लीग को मिल गया। और आगे चल के 1940 में उन्होंने 23 मार्च 1940 लाहौर सेशन में जो है इनफेमस रेजोल्यूशन पाकिस्तान जो है पारित किया था। अभी मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा और, ठीक है। एक चीज़ और है, कम्युनिस्ट का क्या रोल मतलब एटीट्यूड था। पहले तो जान लीजिए कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यूएसएसआर जो है इस चीज़ से दूर था, वो मतलब जर्मनी के साथ तो था, ब्रिटिश के साथ नहीं था, तो ये कम्युनिस्ट चाहते थे कि भैया हम आपका साथ हैं। उसके बाद जब जैसे ही जर्मनी ने अब अटैक कर दिया यूएसएसआर पे, तो इनका भी जो है बिन पेंदी के लोटे जैसे ये पलटी मार गए। उसके बाद कहते हैं नहीं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देंगे जब हमारा यूएसएसआर जो है ख़तरे में है। तो मतलब उनका एलिगेंस जो है कुछ मिला के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से ज़्यादा था, यहाँ की पॉलिटिक्स से कम था, ठीक है।
तो कम्युनिस्ट का रोल आप जान लीजिए कि यहाँ पे था। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट ऐसा चाहता था कि इंडिया जो है कई, जैसे यूएसएसआर नहीं है, कई सैटेलाइट देशों से मिलकर बना हुआ है, वैसे इंडिया में भी छः सात क्या, ये 16 देश चाहते थे, 16 देशों में इंडिया को डिवाइड कर दिया जाए। तो यही सुनते ही तो सबके कान खड़े हो गए, भैया यहाँ पे क्या करने वाले हैं ये। तो इसीलिए जो है इनको जो है तवज्जो ना मुस्लिम लीग ने दिया, ना जो है आगे चल के कांग्रेस ने दिया। फिर आया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सब प्रॉब्लम्स देखी तो एक अगस्त ऑफर लाया। अगस्त ऑफर में जो है 3-4 डिमांड में आपको बता देता हूँ। डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, लेकिन याद रखिएगा डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया वो वाला डोमिनियन स्टेटस नहीं है जिसको मैं आपको आप जो क्रिप्स मिशन में पाए। ये कहा कि मैं बहुत लंबे दिनों बाद, कुछ दिनों बाद जो है लॉन्ग टर्म में हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, तो कोई ऐसा एश्योरेंस दिया नहीं था। आपसे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के बारे में बात कब आई, तो उसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन। अगस्त ऑफर नहीं था। अगस्त ऑफर में एक तरीके से जैसे कि पोस्ट, मतलब बहुत दिनों बाद देने की बात की थी, तो कोई क्लियर एक्सप्लिसिट एश्योरेंस नहीं था। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, 7 से 12 कर दी जाएगी, और एक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाएगा, जो कि फ्रेम करेगा। लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं किया जाएगा जिसमें माइनॉरिटीज़ का कंसेंट ना हो, जो कि सॉर्ट ऑफ वीटो था। मैंने जो बताया कि मुस्लिम लीग को एक सॉर्ट ऑफ वीटो मिल गया था। अब मुस्लिम लीग और जो ब्रिटिशर्स थे कांग्रेस के अगेंस्ट, जो हैट्रेड था, वो दोनों एक दूसरे के आसपास, काफ़ी एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। ठीक है, कांग्रेस ने तो पहले तो डिमांड जो है डिनाई कर दिया कि इसमें कुछ नहीं है, डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात ही नहीं है, बेहुदा चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग भी पहले तो थोड़ा बहुत हाँ करते करते जो है लास्ट में मनाही कर दिया कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लिसिट पाकिस्तान नाम की चीज़ है नहीं, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत परेशान हो गया सब। उसके बाद जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 1940 अक्टूबर में। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले गांधी जी ने यद्यपि शुरुआत तो किया था, लेकिन सबसे पहले इसमें जेल जाने वाले जो है आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना किया था। दूसरे आदमी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऐसे देखते देखते जो है 20,000 जो है लोग जेल में चले गए। एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे गांधी जी का कोई, मैंने बताया ना गांधी जी कोऑपरेट करना चाहते थे। गांधी जी ये सत्याग्रह स्टार्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहते थे, बस उनको दिखाना चाहते थे कि आपने हमारे जो है अगेंस्ट, हमारे व्यू के अगेंस्ट जो है काम करते हुए इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया, उसके अगेंस्ट ये एक प्रोटेस्ट है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब एक डिमांड आप पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक कि दूसरे जो रास्ते से एक पाकिस्तान की राजनीति शुरू हो गई थी। अब पाकिस्तान केवल ऐसा नहीं रह गया था कि हमको केवल रिप्रेजेंटेशन दो, जो कि नेहरू रिपोर्ट टाइम था। अलग देश की 2 नेशन थ्योरी आ चुकी थी। सबसे पहले आइडियोलॉजिकल डिमांड जो है एक सेपरेट कंट्री की कहाँ से उठी थी? सबसे पहले आइडियोलॉजिकल के मैं बारे में बात करूँगा। ठीक है, एक मानसिकता कहाँ से तैयार हुई थी? वो इकबाल की स्पीच से तैयार हुई थी। कहाँ पे उन्होंने स्पीच दिया था? इलाहाबाद। हाँ, वही इकबाल जो है, जो पोएट इकबाल थे। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान वर्ड जो यूज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने, चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया था। लेकिन उस टाइम जिन्ना ने एक सरफिरे बालक का मतलब स्टेटमेंट कह के उसको इग्नोर मार दिया, लेकिन उनको क्या पता था कि आगे चल के यही रियलिटी में होने वाला है। मुस्लिम लीग जो है लाहौर के सेशन में 23 मार्च 1940 में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको प्रेसिडेंट थे, मैंने इनफेमस रेजोल्यूशन के बारे में बात की ऊपर, तो इसमें जो है प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने एक सेपरेट नेशन पाकिस्तान की डिमांड एक्सप्लिसिटली जो है पहली बार की। 2 नेशन थ्योरी यहाँ पे जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, और ये प्रपोजल जो है सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार किया गया था, और इसको सपोर्ट जो किया करा था फजलुल हक ने किया था। तो आपसे कभी आ जाए कि पाकिस्तान जो कि एक प्रपोजल बनाया गया था उसको किसने बनाया था, तो उसका आंसर होगा सिकंदर हयात खान। ठीक है, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया गया? 23 मार्च 1943 को। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को एंजल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के दूत, जिसको हिंदी में बोला जाता है, 1919 में बोला था। स्टेटमेंट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन से आ जाता है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया। बेसिकली इसका सीन ये होता है कि मतलब
ये बेसिकली इसका जो है मतलब आप ये जान लीजिए कि 1919 की एक घटना है। एक बार इनके ऊपर ट्रायल चल रहा था, तो इन्होंने इनसे जज ने पूछा कि आप किसके तौर पे मतलब किसको सपोर्ट करते, मतलब किसके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को या कि एक भारत के मतलब इंडियन पैट्रियट के तौर पे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा स्पीच दिया था और अपने आप को इंडियन पैट्रियट के तौर पे रिप्रेजेंट किया था। तो उसी टाइम पे इनको सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी एकता की दूत बोला था। उस टाइम पे जिन्ना काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे, मैंने बताया था गांधी जी को इन्होंने क्या बोला था कि धर्म को राजनीति से मत जोड़िए उस टाइम पे। लेकिन ये है कि आदमी को प्रैग्मेटिज्म हमेशा उसको एक मतलब लाइमलाइट में आना है, साथ ही साथ उसको खुद का लाभ भी देखना है। तो उस टाइम पे पहले लिबरल पॉलिटिक्स ही हमेशा रखते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी में देखा पॉलिटिक्स में इनको ज़्यादा लाभ है, तो वो धीरे धीरे उनकी जो है एटीट्यूड पूरा जो है बदल गया। ठीक है, तो आप इसको बस इतना ज़्यादा ही दिमाग में रखिएगा। सिकंदर हयात खान ने प्रारूप तैयार किया था, फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था और उसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है अध्यक्ष थे। ठीक, बांग्लादेश का कहानी मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना ही जान लीजिए, वो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, आपके सिलेबस में है नहीं। तो अब आता है क्रिप्स मिशन। उधर जो है जापान ने जो है अटैक कर दिया यूएसए पे। ठीक है, पर्ल हार्बर उनका उड़ा दिया। साथ साथ जो है जर्मनी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था और इधर इंडिया वाले फ्रस्ट्रेट कर रहे थे ब्रिटिशर्स अप्रोच को। यहाँ सुभाष चंद्र बोस भी निकल चुके थे। तो जो है उन्होंने बाहरी दो दबाव होने लगे, चाहे चाय शेख हो गए, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए, सभी ने जो है दबाव देना शुरू किया। तो दबाव देने का एक ये हुआ कि मतलब इसका एक परिणति जिसको कॉन्सिक्वेंस होता है कहते हैं, वो उसका एक परिणाम ये हुआ कि क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया 1942 में। ठीक है, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया। जब क्रिप्स प्रस्ताव भेजा गया, जो कि स्टैमफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया, तो उसके कांग्रेस के ऑफिशियल नेगोशिएटर जो थे मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, हमेशा दिमाग में रखिएगा, उस टाइम मोतीलाल नेहरू जी नहीं रह गए थे, इसलिए आगे की कुछ भी अगर नेहरू जी को मैं कहीं यूज कर रहा हूँ तो वो जवाहरलाल नेहरू ही ऑटोमेटिकली होंगे। ठीक है, इसने जो है पहली बार डोमिनियन स्टेट राइट जो है इंडिया का मतलब उपनिवेश का पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो ऐसा प्रावधान किया। डोमिनियन स्टेटस देने की पहली बार बात की, तो हमेशा आएगा तो इसके लिए क्रिप्स मिशन ही लगाइएगा, अगस्त ऑफर मत लगाइएगा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप चाहे कॉमनवेल्थ से भी अलग भी हो सकते हैं या चाहे उसके अंडर रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रकुल। ठीक है, मैंने बताया ही रूजवेल्ट, चाइकासेक और इन सब के ने मतलब काफ़ी फोर्स किया चर्चिल को, तो चर्चिल ने जो है एक क्रिप्स मिशन भेजा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रावधान रखा, डोमिनियन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। उसके बाद उन्होंने इंटरिम अरेंजमेंट ड्यूरिंग वार के बारे में बात की, मतलब अस्थायी एक व्यवस्था चाहते थे कि वार के टाइम पे आप व्यवस्था बना लीजिए कि इस टाइम जब ब्रिटेन जो है फ्रस्ट्रेट है जापान जर्मनी के साथ साथ, तो इस टाइम पे आप हम लोगों का कोऑपरेट कीजिए। लेकिन इसमें एक नकारात्मक ये चीज़ था कि राष्ट्र मतलब नकारात्मक एक प्रावधान था, जो कि आप हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का एक अलग होने का एक बीज जिसको कहा जा सकता है कि इसी में छुपा हुआ था कि कोई भी प्रोविंस अगर चाहती है यूनियन तो ज्वाइन कर सकती है, अगर चाहती है तो एक अलग संविधान बना सकती है। मतलब ये इम्प्लिसिटली एक तरीके से या इनडायरेक्टली आप पाकिस्तान को बनाने को इनविटेशन दे रहे हो। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने पूरा इसको कांग्रेस ने पूरा गवर्नमेंट ने कांग्रेस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको पूरा डिनाई कर दिया कि पूरी फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं करता। और मुस्लिम लीग ने फिर इसको डिनाई कर दिया, दोनों ने इसको सपोर्ट नहीं किया, दोनों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। नो एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें कोई पाकिस्तान का एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसको एकदम रिजेक्ट कर दिया। फिर ठीक है, गांधी जी ने उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा कि हाँ भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, युद्ध खत्म होगा ये कर देंगे। ऊपर से आपको उस टाइम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ब्रिटेन की सिचुएशन, ब्रिटिश एम्पायर की सिचुएशन काफ़ी दुर्बल हो चुकी थी, काफ़ी वीक हो चुका था। जापान उधर से जर्मनी काफ़ी खेमों पे इनको परास्त किया था, बहुत जगह हराया था। तो यही सोच रहे थे गांधी जी की ये पोस्ट डेटेड चेक है। फिर बाद में एक जर्नलिस्ट में इसमें क्रैश्ड बैंक जोड़ दिया। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रैश्ड बैंक। ठीक है, फिर शुरुआत होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है शुरू क्यों होता है, पहले तो क्रिप्स ऑफर ही एक तरीके से ऐसा ऑफर था कि
अपने आप में ही लग रहा था कि ये बस केवल एक तरीके से मौखरी है, इसमें कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं था, सब बात की बात है। बस यही है कि एक तरीके से अगस्त आफर से थोड़ा सा बेटर था और कुछ नहीं, ठीक है। और ये भी देख लिया गया था कि एक जो ब्रिटिश इन्विंसिबिलिटी है उसको एकदम बर्बाद कर दिया है जापान और जर्मनी ने। तो कुल मिला के एक मॉरल बूस्ट भी मिला कि चलो भैया इनको भी हम लोग भी सबक सिखाते हैं। साथ ही साथ गांधी जी ने भी ये सोच लिया था कि इधर सिंगापुर तक से मतलब यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे मरमा वर्मा पे बमबारी शुरू हो गई थी जापान की। तो बस गांधी जी चाहते थे शायद ब्रिटिश एम्पायर यहाँ से चला जाए तो जापान वाले हम लोगों को छोड़ देंगे। तो यही गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, लीव इंडिया इन गॉड्स हैंड्स और मॉडर्न पैलेंस टू एनार्की। मतलब उस टाइम इंडिया में एनार्की ही थी, ठीक है। कोई गवर्नमेंट जो है, कोई भी पार्टी गवर्नमेंट बनाने को तैयार नहीं थे कि एक जॉइंट खेमा नहीं बना पा रहे थे गांधी जी। मैंने बताया गांधी जी संयुक्त मोर्चा बनाने में बहुत आगे थे, लेकिन सभी पार्टी को उस टाइम संयुक्त मोर्चा नहीं बना पा रहे थे। तो एक तरीके से एनार्की ही मची हुई थी। मुस्लिम लीग अपना राग गा रहा था, कम्युनिस्ट अपना राग गा रहे थे, कांग्रेस अपना राग गा रही थी और हिंदू महासभा लिबरल सब अपना अपना राग गा रहे थे, ठीक है। फिर शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट का स्टार्ट। मतलब पहले 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वर्धा में मिली, जिसका अध्यक्षता जो है मतलब जिसकी अध्यक्षता मौलाना आज़ाद कर रहे थे। मौलाना आज़ाद जो है कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। जब मैं कांग्रेस सेशन बताऊंगा तो उसमें डिटेल में बता दूंगा। और ये सबसे लंबे टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, 1940 से 1945 के बीच में लगातार रहे। यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया, मतलब वहाँ पे शुरुआत में ये बात होने लगी कि यहाँ पे रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो गांधी जी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए बोला कि मैं देश में बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मतलब कांग्रेस ने जब मना करने की बात की तो गांधी जी ने कांग्रेस को ही चुनौती दे दी कि अगर कांग्रेस ऐसा करता है तो मैं एक बालू से भी कांग्रेस से बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ठीक है। गवर्नमेंट से अपील किया गया कुछ, तो गवर्नमेंट का पूरा जो रिस्पांस था, एटीट्यूड था, पूरा एकदम नकारात्मक था। फिर कांग्रेस जो है मतलब बॉम्बे में आई, ठीक है। 8 अगस्त को बॉम्बे में 1942 में मिली कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। फिर यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है रेटिफाई हो गया। जिसको जो है जो रेजोल्यूशन था उसको बेसिकली गांधी जी ने ही तैयार किया था। गांधी जी का ही प्रारूप लिखा हुआ था, दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि प्रारूप किसने लिखा था? क्विट इंडिया मूवमेंट टाइम का रेजोल्यूशन का प्रारूप गांधी जी ने लिखा था। उसको जो है प्रपोज जो है प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और उसको सपोर्ट जो है वल्लभ भाई पटेल में। जब कोई भी प्रस्ताव रखा जाता है तो उसको रखा जाता है, साथ ही के साथ एक सेकेंडर की भी ज़रूरत होती है, नहीं तो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ता है। तो उस टाइम पे वल्लभ भाई पटेल ने उसको जो है सपोर्ट किया था, वो एक सेकेंडर के तौर पे काम किए थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद जान लीजिएगा, पास जो है वर्धा में हुआ था, लेकिन जो रेटिफाई हुआ था और जहाँ से स्टार्ट हुआ था आंदोलन वो था बॉम्बे, ठीक है। 9 अगस्त को स्टार्ट हो गया था। तो गांधी जी ने कहा था जब ये स्टार्ट होगा, मतलब में भी गिरफ्तारी हो जाए उसके बाद जो है हम इंस्ट्रक्शन नहीं देने लायक रहे। तो व्हेन दिस हैपन एवरी मैन एंड वुमेन हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द मूवमेंट मस्ट फंक्शन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ विदाउट फोर कॉर्नर ऑफ द जनरल इंस्ट्रक्शन इशूड। तो मतलब ये एक ऐसा था कि जहाँ पे उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक पे एक डू और डाई नारा दिया था, जिसको कि जब वो ग्वालियर टैंक का भाषण दे रहे थे पत्तभी सीतारामैया ने वहाँ पे गांधी जी को एक पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे, ऐसा वहाँ पे कहा था। तो किसने कहा था? पत्तभी सीतारामैया ने। गांधी जी ने वहाँ करीब 70 मिनट तक जो है भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो, जिसका अर्थ है भारत की जनता देश की आज़ादी के लिए हर ढंग का प्रयत्न करे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक ना हो, ठीक है। उन्होंने कहा आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए तथा इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हो।
मैं स्वतंत्रता में से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो गांधी जी का ऐसा जो है 70 मिनट का भाषण लगभग चला। भाषण आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना भाषण आपको लिखने की ज़रूरत है, मैंने आपको बस बता दिया कि दिमाग में रहे कि वहाँ पे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हो गए थे। गांधी जी यहाँ तक कि मैंने बताया था संयुक्त मोर्चा बनाने पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, लेकिन यहाँ पर पहली बार हुआ कि गांधी जी संयुक्त मोर्चा तोड़ के संघर्ष, आंतरिक संघर्ष जो इंटरनल स्ट्रगल था उसका भी रिस्क लेने को तैयार थे। इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा कि आपकी शक्ति जो है भाई लेबर से आती है, और ज़मींदार को कहा कि आपकी जो है पावर जो होती है टीनेंट से या पीजेंट से आती है। तो इसलिए कि औकात में रहो एक तरीके से कि आप लोग जो है इस मूवमेंट को सपोर्ट करो और ब्रिटिश गवर्नमेंट को धक्का देने में साथ दो। और यही सब गांधी जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेडिकल हो गए थे। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें गांधी जी ने कुछ चीज़ों के लिए बोला था। पहले बोला था सरकारी नौकरी न छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि गांधी जी, एक दो बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, गांधी जी ने बोला था सरकारी नौकरी छोड़ दें, ये वो कर दें ऑप्शन। तो बहुत ही दिमाग से देखिएगा, ऑलरेडी गांधी जी ने कई बार नौकरी लोगों की छुड़वा दी थी और गांधी जी को लोग कोस रहे थे। तो यहाँ पे गांधी जी भी समझदार हो गए थे, कहते कि सरकारी नौकरी ना छोड़े लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें, ठीक है। और वही मैंने बात बताया, राजा महाराज जो लोग हैं वो जनता की सोवरेनिटी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि ये भारतीय राज का अंग घोषित कर दें। सब प्रिंसली स्टेट जो है अब सब इंडियन यूनियन के अंडर आ जाना चाहिए, गांधी जी एक तरीके से धमका रहे थे। और छात्रों से, स्टूडेंट से कहा कि आप अपना एजुकेशन और पढ़ाई लिखाई तब तक छोड़ें, आज़ादी प्राप्त होने तक आप इस बात पर अड़ग रह सकते हैं। मतलब काफ़ी हद तक जो है गांधी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों को दे दिया कि भैया अपना अपना देख लो, आत्मनिर्भर बन जाओ। और काश्तकारों के लिए निर्देश था कि यदि जमींदार उनका साथ ना दें तो वो कर ना चुकता करें, ठीक है। मैंने बोला ना गांधी जी यहाँ पे जो है एक जो जिसको कहते हैं इंटरनल क्लास इंटरनल स्ट्रगल के लिए भी तैयार थे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने 9 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी प्रोमिनेंट लीडर्स को गिरफ्तार कर दिया और गांधी जी को आगा खां पैलेस में जो है गिरफ्तार करके रख दिया। और मतलब जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल, दुर्ग में जेल में रखा था, ठीक है। गांधी जी को साथ साथ जो है सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी भी जो है आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके रखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया, बांकीपुर जेल पटना में है। और ऐसे ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप बीपीएससी देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद को दिमाग में रख लीजिएगा कहाँ रखा गया। यूपी पीसीएस वगैरह सब देते हैं तो आप गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू कहाँ रखे गए, सरोजिनी नायडू कहाँ रखे, तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, खासकर गांधी जी के बारे में तो पूछा ही जा सकता है। कांग्रेस जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दी गई और उसकी सारी जो है एसेट जो है सीज कर दिया गया, जब्त कर दिया गया और सारे जो है रैली थी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और मतलब बेसिकली क्या हो गया कि इससे कारण जो है जनता भड़क चुकी, लीडर रही नहीं गया बेसिकली उतना अच्छे, मतलब सारे लीडर जेल में चले गए, इंस्ट्रक्शन मिल नहीं रहा था, तो लोग जो है तोड़फोड़ करने लगे, भड़क गए जनता। तो इसमें बेसिकली हम देख सकते हैं यहाँ पे वायलेंस और नॉन वायलेंस का जो है मिक्सचर देखने को मिलता है। और गांधी जी काफ़ी हद तक इस बार तैयार थे कि थोड़ा बहुत वायलेंस हम झेल लेंगे भैया, बहुत हो गया, ठीक है। लॉर्ड वेवल जो है उस टाइम पे जो है कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, कमांडर इन चीफ जो है लॉर्ड वेवल थे स्टार्टिंग में, उस टाइम पे जब स्टार्ट हुआ था। और लिनलिथगो जो है वायसराय थे। उन्होंने बोला था कि ये स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन है और 1857 के बाद जो है सबसे ज़्यादा सीरियस जो है रिवोल्यूशन, और ख़ासकर महिलाओं ने बहुत परेशान किया था। महिलाओं को देखिए रैली में है, उनको गिरफ्तार करना मतलब काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है पुरुषों द्वारा। मेंस जो है वुमेंस को गिरफ्तार करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो कोई भी हो गए आप पुलिस वगैरह में तो ये सब फील करते हो गए, ठीक है। तो ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशन के तौर पे भी बोला जा सकता है। और 1857 के बाद जो है सबसे सीरियस, सबसे गंभीर रिवोल्यूशन वायसराय ने बोला था। इसमें बेसिकली सारे एरिया अफेक्टेड हुए थे, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास। और जो है ये एक अर्बन रिवोल्ट के तौर पे पहले 5-6 दिन ये अर्बन रिवोल्ट के रूप पे शुरुआत हुआ था, लेकिन कोई बीच बीच में जो है थोड़ा बहुत लेबर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल तक नहीं पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जो है पीजेंट्स और टीनेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे, और मैंने बताया ना वुमेन सबसे ज़्यादा इसी मूवमेंट में पार्टिसिपेट की थी, ठीक है। यहाँ पे टाटा स्टील प्लांट जो है टोटली जो है 13 दिनों के लिए
बंद कर दिया गया था। और उन्होंने बोला था वहाँ पे जो लेबर थे कि दे विल नॉट रिज्यूम वर्क अंटिल नेशनल गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉर्म। ठीक है, टीन एंड और फार्मर्स जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किए थे। और लुइस फिशर जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, जो कि गांधी जी के बायोग्राफर थे, वो वहाँ पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो जो है कौन से पत्रकार थे, और स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, जो बंग भंग आंदोलन जिसको कहते हैं, तो मतलब उस टाइम पे कौन पत्रकार मौजूद था। लेकिन इस टाइम पे एक और बड़ी घटना थी कि इसमें जो है सबको जब जेल में रख दिया था, तो अच्युत पटवर्धन, अरुणा, आसफ अली, सुचेता कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण, ये सब जो है अंडरग्राउंड होकर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे, भूमिगत कार्य कर रहे थे। बेसिकली क्या था कि उस टाइम पे जो है समाचार पत्र तो पहुंच नहीं पा रहा था, कांग्रेस जो है इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई थी, उसके सब सारी संपत्ति सीज हो गई थी, इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो बेसिकली जो है एक अंडरग्राउंड होके एक रेडियो स्टेशन चलाने का उस टाइम प्रथा काफ़ी चल रहा था। उसमें सबसे आगे जो है उषा मेहता थी। ठीक है, ठीक है। एक और केंद्र जो है बाबू भाई चला रहे थे, उनका नाम बाबू भाई थे। और राम मनोहर लोहिया भी जो है कांग्रेस रेडियो पे उस टाइम पे लगातार बोलते थे। ठीक है, कौन बोलता था? उषा मेहता बोलती थी, रेडियो स्टेशन चला रही थी, और बाबू भाई, ठीक है, उतना मत याद रखिए। और जयप्रकाश नारायण जो है अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करते थे, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेलवे ट्रेनिंग सब। और एक आज़ाद दस्ता भी बनाया था, आज़ाद दस्ता बिहार और नेपाल के बॉर्डर के आसपास इन्होंने बनाया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, साथ ही साथ जो ठीक है, जयप्रकाश नारायण के बारे में बात हो गई। और राम मनोहर लोहिया के बारे में बताया था कि ये कांग्रेस के रेडियो पे निरंतर बोलते थे। ठीक है, बाद में जो है उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा भी हुई थी। तो ये सब इवेंट्स हैं, बेसिकली आपको स्टेटमेंट में पूछ लिए जाएंगे, या स्टेट पीसीएस हो तो आप जो है वो सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। फिर उसी में गांधी जी ने मतलब जब गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, तो गांधी जी जो है उस टाइम पे उपवास शुरू कर दिया। 21 दिन का उपवास गांधी जी ने करा। उस टाइम पे गांधी जी को बहुत ही ज़्यादा रिहा करने का दबाव पड़ रहा था, विदेशों से खासकर बहुत ज़्यादा चल रहा था। गांधी जी बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो चुके थे ऑलरेडी, वो जो है नोबेल पीस के लिए कितनी बार नॉमिनेट हो गए थे। तो तब गांधी जी को जब रिहा करने के लिए विदेशी एक फॉरेन जो मैगजीन थी या न्यूज़पेपर थे, जब सुझाव दे रहे थे, तो चर्चिल ने उस टाइम पे बोला कि दुनिया में जब हम हर जगह जीत रहे हैं, तब ऐसे समय में एक कमबख्त बुड्ढे के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा हो। तो सोच सकते हैं कि विंस्टन चर्चिल जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के थे, तो उनका एक एटीट्यूड क्या था। बाद में गांधी जी एक टाइम ऐसा लगा कि गांधी जी उस टाइम मर जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन गांधी जी वापस जो है उबर आए और बीमारी के आधार पे 1944 में उनको रिहा कर दिया गया। एक और भी महत्वपूर्ण बात है इस आंदोलन में, यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट बनाने की। तो यहाँ पे बलिया में जो है चित्तू पांडे के अंडर एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाए थे, जो कि देसी गवर्नमेंट जिसको कह सकते हैं आप, पैरेलल गवर्नमेंट। तामलुक जो है जातीय सरकार जो है तामलुक में, और जो कि डिजास्टर में, उस टाइम डिजास्टर काफ़ी आते थे, उस डिजास्टर रिलीफ प्रोग्राम भी बनाया था तामलुक में। सतारा में जो है प्रांतीय सरकार बनी थी, प्रांतीय सरकार जिसको बोलते हैं। इसके जो मुखिया थे वो वाई चवन और नाना पाटिल थे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सतारा जो है लॉन्गेस्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो कहाँ कहाँ थी? और तलछर में भी थी। कहाँ कहाँ थी? बलिया, सतारा, तामलुक, तलछर, और भी कई जगहों पे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा दीर्घजीवी जिसको लॉन्गेस्ट बोलते हैं वो सतारा में थी। किसके अंदर थी? ये वाई चवन। ठीक है, वाई चवन और नाना पाटिल। ठीक है, बलिया में चित्तू पांडे, याद रखिएगा, बलिया यूपी में है। फिर उसके बाद जो है विभिन्न दलों की प्रतिक्रिया मैंने आपको बता ही दिया। तो 23 मार्च 1943 को मैंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान दिवस भी बनाया गया था। गांधी जी की तबीयत खराब हुई, गांधी जी को छोड़ दिया गया। एक यहाँ क्वेश्चन आता है, जब गांधी जी ने जो है फास्ट अंटिल डेथ जो है आगा खान जेल में थे, तो उस टाइम एक ऑपरेशन चलाया था, वो ऑपरेशन रूबिकान था। ये किससे रिलेटेड था? गांधी जी के जो है फास्ट अंटिल डेथ से थे। ऑपरेशन रूबिकान जो है हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि ये सब क्या क्या हुआ। उसके बाद ये हुआ कि इंडिया
कुछ इंडिपेंडेंस कोई ऐसा नहीं मिला, लेकिन उसके बाद जो है वेवेल ने कुछ एक चीज़ ज़रूर बोला ब्रिटिश एम्पायर से कि इंडिया को वार के बाद थामना जो है बहुत ही मुश्किल हो गया है। उस टाइम पे वेवेल जो है वायसराय बन चुके थे। मैंने बताया आरंभिक दिनों में वेवेल जो है कमांडर इन चीफ थे, लेकिन लास्ट में जो है वो वायसराय बन चुके थे। उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुआ हम ये देखते हैं। उस टाइम पे देखिए एक आज़ाद हिंद फौज का भी काम शुरू हो गया था, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज के बारे में इसको ख़त्म कर देंगे जब सीक्वेंस से, तब हम उसके बाद जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो CR फार्मूला एक उसका जो एक डेडलॉक बन जा रहा था मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के बीच में, उसको दूर करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 1944 में एक फार्मूला जुलाई 1944 में दिया, जिसको द वे आउट पम्फलेट के नाम से भी जानते हैं। द वे आउट पम्फलेट अपने आप में दिखा रहा है कि द वे आउट मतलब जो डेडलॉक हो गया उसको निकलने के लिए। तो इसमें जो है उन्होंने कांग्रेस के मेंबर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया था और एक वो बनाया था। तो उसमें बेसिकली प्रावधान क्या था कि मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस को जो है सपोर्ट करे, साथ ही साथ जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो कांग्रेस बनाएगी उनके साथ कोऑपरेट करे, ठीक है। और साथ ही साथ 2-3 और प्रावधान थे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहे कि रेफरेंडम करा लिया जाएगा, रेफरेंडम कराने के बाद अपने अपने एरिया में बांट दिया जाएगा, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में। और जब अगर डिवीज़न होता भी है तो उसमें जैसे डिफेंस हो गया, ट्रेड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और जो कि बहुत ही एसेंशियल और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक साथ दोनों शेयर करें सेंटर पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे एक साथ दोनों शेयर करें, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिकली इन सब जो ये अभी इवेंट्स बता रहा हूँ ना, इसमें यूजुअली क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि ये कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। CR दास फार्मूला द वे आउट पम्फलेट जो है थोड़ा बहुत से दिमाग में रख लीजिए, 1944 में आया था। बाकी इसमें क्या क्या था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो बढ़िया है। मान लीजिए मूड आ ही गया, वो उनको बहुत पसंद ही आ गया तो बना दिए, तो फंस जाओगे ना, इससे बढ़िया कि इसीलिए मैंने बता दिया। इसको जो जिन्ना ने सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। फिर गांधी जी जो है जिन्ना से बात करने गए। गांधी जी जब जिन्ना से बात करने गए तो CR दास के जो फार्मूले थे उसके आधार पे भी गांधी जी चाहते थे थोड़ा बात करने, तो वहीं पे सावरकर ने बोला था द इंडियन प्रोविंसेस वर नॉट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ गांधी जी एंड राजा जी सो दैट दे कुड मेक गिफ्ट ऑफ देम एनीवन दे लाइक, ठीक है। सावरकर ने बोला था कि गांधी जी और राजा जी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है भारतीय प्रोविंसेस जो कि किसी को भी वो उठा के गिफ्ट कर दें। यहीं पे गांधी जिन्ना टॉक जब हो रही थी, गांधी जिन्ना जब बात हो रही थी, तो इनको गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम बोला था, ठीक है, कायदे आजम बोला था। और सरोजिनी नायडू, जो कि मैंने बहुत आप लोगों को बता दिया है कि सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को क्या बोला था, इरविन को क्या बोला था, वही यहाँ भी बोला। गांधी और इरविन को जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ यूनिटी मतलब एकता का दूत बोला था, ठीक। जिन्ना अब 2 नेशन थ्योरी पूरा मान चुके थे। हिंदू और मुस्लिम जो है एक इस सब कॉन्टिनेंट में 2 कम्युनिटी रह रही है और दोनों अपना अपना एक नेशन जो है डिज़र्व करते हैं, ऐसा उनका मानना था। और वो उससे नीचे किसी भी तौर पे मानने को तैयार नहीं थे, ठीक है। इसी टाइम पे एक देसाई लियाकत पैक्ट था, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था लेकिन है तो फैक्ट मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या था कि कांग्रेस और लीग नॉमिनी जो है ये जब पैक्ट हुआ था तो इसमें ये कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव में दोनों जो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में दोनों अपना इक्वल रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। मान लीजिए 20 है तो 10-10 दोनों रखेंगे और 20% सीट जो है माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व की जाएगी। लेकिन जो है कि इसका कोई कंक्रीट परिणाम नहीं आया, किसी ने इसको माना नहीं, ठीक है। फिर वेवेल आ गए। वेवेल जी जो है चाहते थे शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाए, चाहते थे कि ये डेडलॉक कैसे भी टूटे। मैंने बताया ना कि उस टाइम पे इंडिया को पकड़ के रखना बहुत ही बड़ी बात हो चुकी थी। उस टाइम पे इंडिया में अवेकनिंग काफ़ी आगे हो गई थी और किसी भी फ्रंट पे कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ लोग जो काफ़ी ज़्यादा जो है जिसको कहते हैं कि वायलेंट हो गए थे। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है बनाने की घोषणा की जिसमें सब इंडियन रहेंगे, लेकिन गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के, भाई वार चल रहा है और किसी इंडियन को कैसे दे सकते थे, ठीक है।
इक्वल, जिसमें बराबर रिप्रेजेंटेटिव दोनों हिंदू और मुस्लिम कास्ट को दोनों को मिलेगा। ठीक है। मुस्लिम लीग की प्रॉब्लम क्या थी कि मुस्लिम लीग चाहते थे कि जो है जितने भी मुस्लिम आए उसको सोल जो है अपॉइंट करने का राइट मुस्लिम लीग को होना चाहिए वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ये चीज़ जो है कांग्रेस को खटकती थी कि, और इसमें एक तरीके से पेंट किया जाता था कि कांग्रेस हिंदू पार्टी है, मुस्लिम लीग जो है मुस्लिम पार्टी है, वो अकेले सोल रिप्रेजेंटेटिव है। ये चीज़ जो है कांग्रेस को कभी एक्सेप्ट नहीं था। ठीक है। फिर भाई इसका कोई वो नहीं निकला, जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी कि हम अकेले सोल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये चीज़ वेवल को भी नहीं पसंद आया। शिमला सम्मेलन बेसिकली किसी कॉन्क्रीट सक्सेस के साथ नहीं ख़त्म हुआ और बेसिकली एक तरीके से असफल रहा। फिर क्या हुआ, फिर 1945-46 का एक आम चुनाव हुआ। ठीक है। जापान तब तक आत्मसमर्पण सरेंडर कर दिया था और जो है द्वितीय विश्व युद्ध जो है ख़त्म हो गया था, और ब्रिटेन में क्लीमेंस एटली के अध्यक्षता में लेबर पार्टी जो है आ चुकी थी और विंस्टन चर्चिल जो है हार चुके थे। और 1900 मतलब यहाँ पे एक जो है आम चुनाव हुआ। ठीक है। और पैट्रिक लॉरेंस जो है नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। यही जब 1937 में मैंने बताया कि जब डिलीवरेंस डे के बाद जो है कांग्रेस जो है ग्राउंड रूट लेवल से हट गई, तो यहीं पे मुस्लिम लीग ने फ़ायदा उठाया। अब देखिए जो कि मुस्लिम लीग जो है अपने मुस्लिम सीट्स पे 1937 में जो 25% सीट जीती थी, वही मुस्लिम लीग 1945-46 के इलेक्शन में जो है टोटल 90% सीट जीत गई। तो समझ सकते हैं कि उस टाइम पे जो है रोकना विभाजन कितनी बड़ी बात हो चुकी थी, जो कि अब लोगों का तक जहर पहुंच चुका था। अब लोग नहीं मानने वाले थे कुछ भी, अब डिवीज़न ही इकलौता एक रास्ता धीरे धीरे दिखने लगा था। फिर आता है RIN म्यूटिनी। RIN म्यूटिनी 18 फरवरी 1946 में हुआ था। RIN म्यूटिनी बेसिकली नेवी से रिलेटेड है। ठीक है। जिसको शाही नौसेना का विद्रोह भी बोलते हैं। 18 फरवरी से लेकर शुरू हुआ था, 23 फरवरी तक रहा। ये शायद इस पर एक UPSC 2014 या 15, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, मेंस पे भी क्वेश्चन आया था। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 18 फरवरी में, जब एक बम्बई में HMIS तलवार जो कि रेशियल एब्यूज़ और खाना पीना के जो खराब क्वालिटी थी उसके अगेंस्ट जो है एक हड़ताल कर दिए। और एक जो है उसी में थे BC दत्त जो है जहाज़ की दीवार पे ही भारत छोड़ो लिखा था, उनको गिरफ्तार कर दिया गया। ठीक है। जब गिरफ्तार कर दिया गया तो एक विद्रोह जो है बहुत ही ज़्यादा भड़क उठा और जनता को भी इसका बहुत ही सपोर्ट मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्रोह वहीं तक नेवी तक ही सब था, इसको जनता ने भी बहुत सपोर्ट किया और जो है बहुत ही संपत्ति जो है उनकी एसेट को नुकसान हुआ था। किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की। वहाँ तोड़फोड़ हिंसा काफ़ी ज़्यादा पनप चुकी थी। तो उसके बाद जो है 1-2 दिन बाद जो है कराची के, अम्बाला के, जबलपुर के सभी जगह के सैनिकों ने उनको सहानुभूति दिखाई और जो है मतलब हड़ताल करना शुरू कर दिया। नौसेना विद्रोह में इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, हिंदू मुस्लिम एक हों, ऐसे जो है मतलब ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद, आज़ाद हिंद फौजियों को छोड़ो, ऐसे सब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा नारे लगने लगे। और इसमें कांग्रेस का तिरंगा, लीग का हरा झंडा और कम्युनिस्ट का जो है लाल झंडा सब एक साथ ही फहराया गया था। ठीक है। शुरुआत बॉम्बे से हुआ था, धीरे धीरे कराची में भी फैल गया था। फिर बाद में जो है वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना के जो मध्यस्थता के बाद वो जो है अपने आप को 23 फरवरी को सरेंडर किए थे। सोच लीजिए, एक चीज़ जान लीजिए कि मैंने बताया कि वेवेल जो है बोले कि अब भारत को रोकना आसान, भारत में रुकना आसान नहीं है, भारत को ऐसे पकड़ के रखना आसान नहीं है। उसके बाद जो है नौसैनिक विद्रोह हो गया। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। किसी भी देश में अगर सेना का विद्रोह हो जाता है ना तो उसको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है। सेना विद्रोह का मतलब ये है कि अब आपके दिन कुछ चंद दिनों के हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ज़्यादा परेशान हो गई, इतना ज़्यादा खौफ में आ गई, इतना ज़्यादा डर गई कि कौप हो जाएगा, एक तरीके से बोला जाता है। तो फिर तो चीज़ें बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो कुछ ही दिनों बाद जो है आप समझ लीजिए 5-6 दिन के अंदर ही इन्होंने कैबिनेट मिशन जो है इन्होंने मतलब अपॉइंट कर दिया। और कैबिनेट मिशन कुछ दिनों बाद फिर भारत भेजा गया, जिसके अंदर सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टैमफोर्ड क्रिप्स
और एवी अलेक्जेंडर थे। पैट्रिक लॉरेंस जो है इसके हेड थे। ठीक है, कौन कौन था कैबिनेट मिशन में? पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स मिशन जो कि लेके आए थे एवी अलेक्जेंडर। तो इसको आप याद रखिएगा। बेसिकली ये क्या था, ये वर्चुअली जो है इंडिया की फ्रीडम एक्सेप्ट कर दिया था और इसमें कुछ प्रपोजल थे, सीधे सीधे इसने पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। और एग्जिस्टिंग असेंबली जो थे प्रोविंस के, उसको जो है ग्रुपिंग को इसने बात कहा था, एबीसी में ग्रुपिंग किया जाएगा और 3 टायर एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली टू इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली जो है, जो कि प्रांतीय विधानसभा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनेंगी। ठीक है, सेंटर के पास जो है डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर ही रहेगा। और जो है जो रेसिड्यूरी पावर जो होगी वो प्रोविंसेस के पास होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि एक तो ग्रुपिंग रहती है, दूसरी चीज़ ये है कि इसने सीधे सीधे तौर पे पाकिस्तान की डिमांड को इनकार कर दिया था। मुस्लिम लीग के जो है सारे जो है पैतरे थे उस पर पानी फेर दिया था। फिर प्रॉब्लम आ गई जो है, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, इसमें बेसिकली जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पे जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने को इसने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ही लेट होगा। मैंने बताया इसमें जो है प्रोविंशियल असेंबली टू इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा करने से बहुत ही देर हो जाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग। मतलब इनमें इनडायरेक्ट जो है इलेक्शन का प्रावधान था, मतलब जो कि असेंबली पहले तो लोग चुनते, असेंबली से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो में जाते वो असेंबली के थ्रू चुने जाते आपस में। ठीक है, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन बोल सकते हैं। इसमें बेसिकली ऐसा जो प्रोविंस था उसकी जो पॉपुलेशन थी उसके रेशियो में लोगों को चुना गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बेसिकली ऐसा रेशियो बना था कि 10 लाख की जनसंख्या हो तो उससे एक रिप्रेजेंटेटिव जाए ही जाए। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कितने लाख पे कितने रिप्रेजेंटेटिव गए थे, तो उसका आंसर होगा 10 लाख जनता पे 1 लाख जो है एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो बेसिकली जो है कांग्रेस ने ये सोचा कि ये जो ग्रुपिंग है ये ऑप्शनल है, वही लीग ने सोचा कि नहीं ये कंपलसरी है। इस पे काफ़ी ज़्यादा डाउट दोनों को क्रिएट हो गया है। इसी का एक दूसरे ने फ़ायदा उठा के जो है आगे इसको मना करने के लिए जो है यूज़ किया। बेसिकली लीग ने कांग्रेस ने जब एक्सेप्ट कर लिया ये प्रपोजल, ठीक है, कांग्रेस तो एक्सेप्ट कर लिया तुरंत, लीग ने भी उसके बाद जो है आधे मन से जो है एक्सेप्ट किया। जब लीग ने मना कर रहा था तो विंस्टन चर्चिल ने बोला कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पाकिस्तान का सपना इनका कभी नहीं पूरा हो पाएगा। तो लीग ने भी जो है बाद में एक्सेप्ट कर लिया। फिर बाद में एक इवेंट होता है, उसके बाद जो है सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो इवेंट होता है कि नेहरू जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि जो है ये मतलब जो ग्रुपिंग ऐसे की गई थी जिस बेसिकली प्रोविंसेस थे। उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना जान लीजिए कि ऐसी ग्रुपिंग की गई थी कि जो सम सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान, जैसे ये प्रोविंस ये चाहते थे, वो प्रोविंस मुस्लिम लीग चाहता था कि हम इनको लगा के एक पाकिस्तान बनाए। तो ऐसी प्रोविंसेस को तोड़ के एक तरीके से क्लस्टर कर दिया गया था कि आप पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो नहीं पा रहे हैं लेकिन काफ़ी हद तक ऑटोनॉमी पा रहे हैं। लेकिन नेहरू ने ऐसा जो है एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो अभी की प्रोविजंस है, अभी का प्रावधान है, एक टेम्परेरी है। जिन्ना इसी से जिन्ना के कान खड़े हो गए, जिन्ना ने इसको यूज़ किया एज ए वीपन। ठीक है, उसके बाद जो है वो डायरेक्ट एक्शन डे के और बढ़े। डायरेक्ट एक्शन डे में 16 अगस्त 1946 में इसमें बेसिकली जो है कुल मिला के चारों तरफ जो है हाहाकारी था। कुछ लोग मारे गए, बहुत लोग मारे गए। नावखाली एक बहुत ही मशहूर जगह है, वहाँ पे बहुत ही काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक दंगे हुए हैं और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को बस नरसंहार में मारने में तुले हुए थे। करीब 1,80,000 लोग इसमें मारे हुए थे। ठीक है, 1,80,000। बहुत लोग शरणार्थी बन चुके थे। करीब 60 लाख लोग जो है रिफ्यूजी में बदल चुके थे। 60 लाख मुसलमान और 45 लाख हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख, ये करीब रिफ्यूजी में बदल चुके थे। और उसी टाइम पे संविधान सभा का चुनाव भी हो गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी
आप डेटा पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। 293 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है कितनी सीट कांग्रेस को मिली, कितनी सीट जो है मुस्लिम लीग को मिली, कितनी सीट क्या है, इतना मत दिमाग में लगाइएगा। बस इतना याद रखिएगा कि कांग्रेस जो है 210 वर्ष के करीब जब पाई थी तो वो एकदम सीधे सीधे जो है, मतलब 210 बाकी कांग्रेस अपना जो जीती थी बाकी लोगों से सपोर्ट मिलने के बाद के करीब। तो इससे जो है मुस्लिम लीग डर गया, भैया हम तो 77 ही रहेंगे, कांग्रेस इतनी मेजॉरिटी में तो हमारा क्या होगा। तो डायरेक्ट एक्शन डे में इसको भी भड़काने में काफ़ी ज़्यादा हाथ था। जब सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली तो सबसे पहले जो है एक अस्थायी तौर पे जिसको बोला जा सकता है 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। इसके अध्यक्ष जो थे टेम्परेरी जिसको कहा जा सकता है सच्चिदानंद सिन्हा थे। आप कभी क्वेश्चन इस पे आएगा तो इसमें ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछ रहा है टेम्परेरी इंटेंशन है क्वेश्चन में या परमानेंट। जब दूसरी बैठक जो कि हुई है 11 दिसंबर को 2 दिन बाद दिल्ली में, तो उसके जो अस्थाई एक परमानेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगा। प्रारूप समिति ये दुनिया भर का ये पॉलिटी का सब्जेक्ट आ जाता है। अब आपको दिमाग में यही रखना है कि अस्थाई अध्यक्ष जो है 9 दिसंबर को, डेट नहीं याद रखिएगा, अस्थाई अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा, एस सी सिन्हा। और अस्थाई अध्यक्ष की जब बात आती है तो बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। और उसी टाइम पे जब चारों तरफ नरसंहार मचा हुआ था तब जो है गांधी जी शांति की पुनर्स्थापना के लिए नाव खाली गए। नाव खाली कहाँ गांधी जी गए थे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गांधी जी नाव खाली गए, तब वहीं पे माउंटबेटन ने जो है इस इनसैनिटी के बीच में जो सैनिटी आदमी दिखा है, वो एक इतना बुढ़ा आदमी 79 ईयर ओल्ड आदमी जिसको वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि जो बोला गया, वन मैन बाउंड्री फोर्स, मतलब जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वो काम अकेले गांधी जी ने पीस रिस्टोर करने में के लिए कर दिखाया। फिर जो है आगे चल के एक इंटरिम गवर्नमेंट बनती है 2 सितंबर 1946 को। नेहरू जिसके हेड बनते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के तौर पे, कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पे। ठीक है, इसके जो हेड होते हैं कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ये कब बनती है, 2 सितंबर के। पहले ये 12 मेंबर में रहती है, लेकिन जब है मुस्लिम लीग बाद में कहता नहीं भैया हम भी जो है शामिल होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग चाहता था शामिल होना इसलिए नहीं कि इंडिया के साथ कोऑपरेट, मतलब कांग्रेस के साथ कोऑपरेट करके एक देश बनाना, ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सारा काम जो है पैरालाइज कर देना है। तो उन्होंने ज्वाइन करने को बोला। तो ये जो है जो कि गवर्नमेंट का साइज़ था, जो कि मिनिस्ट्री के साइज़ था, वो 12 से बढ़ा के 14 किया गया। और कांग्रेस के लीग के जो है 5 मेंबर ज्वाइन किए और 3 मेंबर का जो है कांग्रेस के जो है 5 मेंबर जो है रिजाइन मारे हैं। ठीक है, आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि कितने मेंबर जो है कांग्रेस के रिजाइन किए थे। 5 कांग्रेस के जो है रिजाइन मारा था, इतना याद रखिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे यही बस, वो भी मैंने बताया, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक चीज़, करेक्शन कर लीजिएगा मैंने क्या बोला। इसमें बेसिकली 5 जो है मुस्लिम लीग के मेंबर जो है ज्वाइन किए थे। सीधे सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ फिर से। 12 मेंबर थे, 12 मेंबर पहले थे। जब लीग ने कहा कि मैं भी ज्वाइन करेंगे, हम भी ज्वाइन करेंगे, तो इसको 14 कर दिया गया। 3 जो है कांग्रेस के मेंबर जो है रिजाइन मारे, 3 ऑलरेडी मारे। ठीक है, 2 और बढ़ चुका था सीट, तो कुल मिला के 5 जो है लीग के मेंबर ने जो है इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया था। 12 से 14 कर दिया गया था। तो अब ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। लियाकत अली को इसमें जो है फाइनेंस पोर्टफोलियो मिला। ये सारा काम जो है ध्वस्त कर देते थे जो भी सरकार करना चाहती थी। आगे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए यहाँ तक कि जो है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू की अब कहे कि भैया आज़ाद इनको डिवाइड ही कर दो। जब डिवाइड मतलब कर दो तभी कुछ ये अपना काम बनेगा। ठीक है, तो कुल मिला के कुछ भी इसका कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अब एक चीज़ समझ में आने लगा था कि अब जो है आज़ादी के सिवा और मतलब डिवीज़न के अलावा, पार्टीशन के अलावा कोई और जो रास्ता कंक्रीट नहीं बचा हुआ है।
वही मैंने बताया, फरवरी में कांग्रेस के मेंबर ने यही डिमांड किया। फिर इटली का डिक्लेरेशन आ गया उसी टाइम 20 फरवरी 1947 को, जिन्होंने एक डेडलाइन डेट दे दिया था, भैया अपना मामला निपटा लो, 30 जून 1948 के बाद हम जो है पावर ट्रांसफ़र कर देंगे, कैसे भी ट्रांसफ़र कर देंगे, किसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कर देंगे, किसी को भी कर देंगे, लेकिन हम यहाँ से चले जाएंगे। कट ऑफ डेट जो है 30 जून 1948 को डिसाइड कर दिया था। किसने? इटली ने। ये 20 फरवरी 1947 को डिक्लेरेशन आया था। फिर जो है माउंटबेटन को भेजा गया। माउंटबेटन जो है, यहाँ पे जाओ भैया, यहाँ पे संवैधानिक रास्ता खोजो, मनाओ, सबको सही करो। आते ही उन्होंने पहले तो बालगन प्लान दिया कि भैया ये इसको 16 भागों में तोड़ दो, सबसे सिंपल। तो सब एकदम आक्रोशित हो गए भाई, 16। तो माउंटबेटन ने इस प्लान को वापस ले लिया। उसके बाद जो है कुछ ऑटोनॉमी दी, पंजाब बंगाल असेंबली को जो है डिसीजन लेने को बोला कि किधर जाना चाहते हैं, उस असेंबली को एक रखना चाहते हैं या टूट कर 2 असेंबली बनाया जाए, जो कि वेस्ट में, मतलब पंजाब की वेस्ट, जो वेस्ट पंजाब है वो उधर जाना चाहती है तो उधर जाए, और बंगाल का ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया में रहना चाहता है तो इधर रहे, उधर जाना हो तो उधर जाए, बेसिकली यही चाहता था। साथ ही साथ रेफरेंडम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस सिलहट डिस्ट्रिक्ट में कराया जाएगा, ठीक है, कि किधर जाना चाहते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट में। और देखते ही देखते 15 अगस्त को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। 2 डोमिनियन बनाए जाएंगे, जिसका 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पंजाब बंगाल में वो डिसाइड करेंगे, जो 2 पार्ट में होंगे, कि किधर जाना है, उधर जाना है कि इधर जाना है। वहाँ पे बंगाल को मतलब ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल में बांट दिया था, और पंजाब को ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब में बांट दिया था। बाकी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिलहट डिस्ट्रिक्ट में कहा था कि भैया आप लोग रेफरेंडम करो, किधर जाना है आप हमको बताओ। देखते देखते आज़ादी की ओर ख़त्म हो गया काम। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, भारत को आज़ाद कर दिया गया, पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया गया, और नरसंहार हुआ, इधर उधर गए। बाकी का कहानी जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ जाता है, तो आपके काम का उतना ज़्यादा नहीं है, अभी तक यही है। फिर इसमें एक हम आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज जो है, इंडियन नेशनल आर्मी जो है, सबसे पहले किसकी दिमागी उपस्थिति, यानी प्रीतम सिंह ढिल्लन और मेजर फूजीवारा की, ठीक है। राज बिहारी बोस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल इसमें जो है निभाए थे, जो कि वहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को स्थापित किया। देखिए एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 2 थी। एक जो है यहाँ पे बनाई गई थी, जिसको जापान के पास जो है राज बिहारी बोस ने बनाया था। एक और थी जिसको श्याम जी कृष्ण वर्मा ने बताया था। जब मैं आपको उस टाइम पे एक्सट्रीमिज़म वगैरह पढ़ाऊंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे सिर्फ सारे एक्सट्रीमिज़म एक ही जगह पढ़ाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है। तो 1942 में सबसे पहली बार जो है एक आज़ाद हिंद फौज बनाया गया, जिसके कैप्टन मोहन सिंह को पहला ऑपरेशनल कमांडर आईएनए का बनाया गया। लेकिन मोहन सिंह और जापानीज अथॉरिटी के बीच में एक कहासुनी हो गई, जिसके कारण मोहन सिंह को वहाँ से हटा दिया गया। फिर राज बिहारी बोस ने जो है आईएनए का जो है चार्ज जो है सुभाष चंद्र बोस को 1943 में फॉर्मली दिए, जिसको बाद में आज़ाद हिंद फौज कहा गया, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का जो हेडक्वार्टर था वो रंगून था। वहीं पे सुभाष चंद्र बोस ने बोला कि गिव मी ब्लड एंड आई प्रॉमिस यू फ्रीडम एंड जय हिंद, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस अफ्रीका में जो है फ्री इंडियन लीजन नाम की एक आर्मी भी बनाए थे, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा। फ्री इंडियन लीजन नाम की आर्मी भी सुभाष चंद्र बोस बनाए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने अपने जब आज़ाद हिंद फौज में थे तो उन्होंने 4 ब्रिगेड बनाया। सबसे पहले झांसी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी। नेहरू गांधी तो रहेंगे ही रहेंगे, सुभाष भी रहेंगे, और झांसी की रानी ब्रिगेड, ठीक है, झांसी की रानी ब्रिगेड, ठीक है। फिर उसके बाद इनको कुछ टाइटल दी गई, हम लोग इसको भी देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, देशभक्तों के देशभक्त जो है गांधी जी द्वारा कहे गए। और देश नायक इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने 1948 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला। रविंद्रनाथ टैगोर बहुत टाइटल देते थे लोगों को, महात्मा भी बोल लेते थे किसी को, बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसको कब बोले थे। देश नायक जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था, और देशभक्तों के देशभक्त जो है सुभाष चंद्र बोस ने
को गांधी जी ने बोला था। और गांधी जी भी एक दूसरे को टाइटल देते थे कि आप भी खुश हम भी खुश। गांधी जी को महात्मा वो फादर ऑफ नेशन भी किसने बोला था, कहाँ बोला था, मुझे बताइएगा। मैंने आपको गांधी जी के अर्ली मूवमेंट्स में बताया हुआ है, ठीक है। बाद में जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुभाष चंद्र बोस के जो है दुर्भाग्यपूर्वक जो है प्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है आज़ाद हिंद फौज जो है जापानी सरेंडर के आसपास जो है पकड़ ली जाती है। उसमें राशिद अली, कर्नल गुरबख्श सिंह, ढिल्लन, प्रेम कुमार सहगल और शाहनवाज के खिलाफ जो है केस किया जाता है। इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। साथ साथ राशिद अली को 7 साल की सज़ा दी जाती है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, आप लोग दिमाग में रखना चाहिए, रखना चाहते हो तो रख लीजिए, ठीक है। और जो है उनके ऊपर एक फेमस 1945 का रेड लाल किले का फेमस आईएनए ट्रायल चलाया गया था। कहाँ कहाँ? लाल किले का। मुकदमा किससे रिलेटेड है? आज़ाद हिंद फौज से, ठीक है। तो ये बेसिकली एक चीज़ दिमाग में यहाँ पे रख लीजिएगा। तो आज़ाद हिंद फौज कहाँ बना था? सिंगापुर। तब तत्कालीन मलाया का जो पार्ट था, आज का जो सिंगापुर है वो मलाया में था, ठीक है। वहाँ पे ही आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर आप लोग दिमाग में रखिए, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक दो चीज़ें और इसमें दिमाग में रख लीजिए कि इसमें सुभाष चंद्र बोस ने इसको कब ज्वाइन किया था। इसको ज्वाइन किया था उन्होंने 1945 में, सॉरी 43 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कब ज्वाइन किया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, इन्होंने यहाँ दिया था। और सुभाष चंद्र बोस तब से नेताजी भी कहलाने लगे थे। और इनको 2 टाइटल किसने दिया था वो भी दिमाग में रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने जब जो अंडमान निकोबार जब पहुँचे, वहाँ पर जब जीत गए, तो अंडमान को इन्होंने शहीद द्वीप का नाम दिया था, निकोबार को इन्होंने स्वराज द्वीप का नाम दिया था। दिमाग में रखिएगा, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अच्छा, मुझे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हमेशा हर साल मनाया जाता है, आईएनए दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस दिन मनाया जाता है? मुझे आप लोग जो है उसमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सुभाष चंद्र बोस जब टोक्यो के लिए रवाना हुए, फार्मोसा द्वीप जिसको टाइपेई द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पे जहाज़ में आग लग गई और उनकी दुर्भाग्यपूर्वक मृत्यु हो गई। तो आप लोगों के लिए इतना दिमाग में रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सिंगापुर में इन्होंने अस्थाई सरकार भी बनाई थी। शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, सिंगापुर में अस्थाई सरकार, इतना सब चीज़ें दिमाग में रख लीजिएगा बस, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष में मैंने अंतर बता दिया। एक लिबरल थे, एक 1907 के जो है सूरत सेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन ये रेडिकल थे। लॉर्ड हार्डिंग बंक केस में इनका रास बिहारी बोस का नाम भी था, जो है ममता विश्वास के साथ, मतलब जो कि इनके नौकर थे। मैं उसको आपको जब एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज बताऊँगा 1907 से 1919 और 1922 से लेकर 1930 के आसपास का, उसमें पूरा ये डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग नेशनल मूवमेंट फेज़ को ही कंप्लीट करते हैं, जो कि बेसिकली कांग्रेस के बैनर में और आज़ाद हिंद फौज के बैनर में हुई थी। फिर बाउंड्री सेशन अपॉइंट किया जा कर रहा है माउंटबेटन ने। बाउंड्री सेशन जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंडर ये जो है प्रावधान था। उसमें 2 डोमिनियन बनेंगे, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इसमें बाउंड्री कमीशन सर फिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में बनाया था। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया था, नेचुरल बाउंड्रीज को लिया था और कम्युनिकेशन को लिया था, वाटर कोर्सेज को लिया था, इरिगेशन सिस्टम को लिया था। इससे ज़्यादा आपके लिए वैसे दिमाग में रखने की चीज़ें नहीं है। कुछ चीज़ें दिया है, आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, सीधे सीधे पूछा जाता है। और ये सब चीज़ें पोस्ट इंडिपेंडेंस की आने लगती हैं, और बॉर्डर पे बेसिकली इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस के, तो ये सब पूछा नहीं जाता है। जो पूछा जाता है हमने आपको डिटेल में बता दिया। फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट जो है हमने अपने पीडीएफ में ज़रूर रखा है। 500 प्रिंसली स्टेट थे। इसमें बेसिकली प्री में पूछ लिया जाएगा कि आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या था। सारे प्रिंसली स्टेट का इंटीग्रेशन हो गया था, जूनागढ़, कश्मीर और जो है हैदराबाद छोड़ के। मुझे बस क्वेश्चन में आप लोग ये बताइए कि क्रोनोलॉजिकल आर्डर क्या था इनके इंटीग्रेशन का। बाद में मैंने पीडीएफ में थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, आप लोग थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हैं बाद में जब मिलेगी आप लोगों को पीडीएफ में, क्योंकि इस पर प्री में क्वेश्चन नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों को नेशनल मूवमेंट तक ही है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक है।
इसलिए दोस्तों आज का हमने ये टॉपिक जो है कवर कर दिया है, पूरा ख़त्म कर दिया है। ये प्रिंसिपल स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन है ये आप लोगों को मिल जाएगा। वैसे हम एक प्रिंसिपल स्टेट्स पे अलग से जो है बनाएंगे, उसका अभी मैंने प्रिंसिपल स्टेट कवर नहीं किया अपने लेक्चर में। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस ये सब कौन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, इनका रुख क्या था, सारे मूवमेंट्स के लिए इनका रुख क्या था, वो मैं अलग लेक्चर में लाऊंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है दोस्तों, नेशनल मूवमेंट आप लोगों का ख़त्म हो गया। नेशनल मूवमेंट में हमने सारा ख़त्म कर दिया। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके पहले जो थी, पहले कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन तो थी नहीं, कई और ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है कांग्रेस के सेशन को डिटेल में करेंगे। उसके बाद हम गवर्नर जनरल को करेंगे, फिर एजुकेशन सेक्शन से करेंगे और उसमें जो है मैगजीन वगैरह करेंगे। इतना करने के बाद आपका लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट जो मैंने बताया, तो 11-12 घंटे में, मतलब 11-12 लेक्चर्स में आप लोग इतना मतलब रहेगा कि आपको लगेगा कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग जो कहेंगे मैं उसको पढ़ाता रहूँगा, जो भी कहेंगे और भी चीज़ें कहेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस नहीं है, वो हम अलग दूसरे एग्जाम्स के लिए भी कराएंगे। इसमें आप कहेंगे तो हम इसमें भी करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवाइज करते रहिएगा, बिना रिवाइज किए जो है सारा चीज़ें बेकार होने की चांसेस हैं। आज पढ़िएगा, कल रिवाइज करिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा, तभी आपका लेवल अप होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको रिवाइज करते रहिएगा। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।